अच्छा अच्छा वो नक्सलेट पीरियड वो मेरे लिए बहुत खड़तर ड्यूटी था। रास्ता भी ठीक से नहीं था, यानी कि रोड अप्रोच ठीक नहीं। अच्छा तो वहाँ मेरा पोस्टिंग हो गया, नई नई शादी भी हो गई। 2008 को पिताजी एक्सपायर हो गए। हेलो दोस्तों, स्टडी गिड एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव सैनी और मैं हूं निशांत शर्मा। आज की जो वीडियो हम लेके आए हैं वो बहुत टाइम से हम पेंडिंग थी। हमारे साथ आज हैं आरबी गायकवाड़ सर, जो एएम पद में जिनका चयन हुआ है। सर इससे पहले सर ने स्टेशन मास्टर के रूप में और ट्रैफिक इंस्पेक्टर के रूप में रेलवे को अपनी सर्विसेज दी हैं। तो हम जानेंगे कैसे सर ने ये सिलेक्शन, मतलब इसमें सिलेक्शन में क्या क्या चीज़ उन्होंने प्रोसेस को फॉलो किया जिससे उनका इस चीज़ में सिलेक्शन हुआ, और कैसे जो यंग हमारे स्टेशन मास्टर है उसमें कैसे उनको फ़ायदा मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो सर। नमस्कार। नमस्कार गौरव, नमस्कार निशांत। थैंक यू सर। सर सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है, आपका स्कूलिंग है वो कैसा रहा, कैसा था? स्कूलिंग बैकग्राउंड तो मैं छठी क्लास से मैं सैनिक स्कूल में पढ़ा हूँ, सैनिक अच्छा। स्कूल सातारा। अच्छा सर। और अप टू द 12th स्टैंडर्ड 93 में पास आउट हो गया सैनिक स्कूल सातारा से। अच्छा सर। फिर मैं बीएससी एग्री किया, अच्छा सर। जहाँ अपने गायकवाड़ साहब थे, वो मेरे सीनियर ही थे अच्छा अच्छा सर। एग्रीकल्चर कॉलेज में। अच्छा सर। सुशील गायकवाड़ जो यहाँ अभी रेलवे बोर्ड में है, अच्छा तो सर। सीनियर डीएम साहब भी थे अपने, नहीं नहीं तो नहीं। वो मेरे सीनियर थे। अच्छा सर। और उसके बाद जो हम पब्लिक सर्विस कमीशन का स्टडी करते थे, मेहनत करते थे, वो नहीं हो पाया। और स्टेशन मास्टर का सिलेक्शन हो गया और हम आ गए, आरआरबी थ्रू से सिलेक्शन हो गया। और जनवरी 2001 में मेरा पेरेंट डिवीजन भुसावल है, अच्छा अच्छा सर। वहाँ मैं एज ए एसएम ज्वाइन किया। नगर देवला स्टेशन मेरा पहला स्टेशन है भुसावल डिवीजन में, वहाँ अच्छा। मैं लग गया एज ए एसएम। तो सर स्टेशन मास्टर के बाद आपने एज ए टीआई भी काम किया है। तो स्टेशन मास्टर में आपकी यानी कौन सी ऐसी यादें जो अभी भी आपको यानी रहती हैं कि भाई? मैं नगर देवला से एक मेरा फ्रेंड था काडूराम मीना, उससे हम म्यूचुअल लिए। अच्छा सर। तो म्यूचुअल लेने के बाद मैं 2002 में, अगस्त 2002 में मेरा म्यूचुअल ट्रांसफ़र हुआ ढोला स्टेशन। अच्छा सर। ढोला 2002 को मैं उधर आया। और जैसे वो एक ब्लैंक स्टेशन था एक्चुअली। अच्छा ब्लैंक यानी कि वहाँ रास्ता भी ठीक से नहीं था, यानी कि रोड अप्रोच ठीक नहीं, और एक्चुअली पूछ पूछ के जाना पड़ता था। अच्छा सर। तो वहाँ मेरा पोस्टिंग हो गया, नई नई शादी भी हो गई थी वहाँ। वहाँ तो जो कंडीशन था तो रहने लायक नहीं था। फिर उस जगह में एक्चुअली 8 साढ़े 8 साल में काम किया उधर। अच्छा सर। फिर बाद में वहाँ एसएम हो गया मैं उसी स्टेशन अच्छा का। उसी स्टेशन पे आप यस यस एसएम, फिर एसएम भी हो गया वहाँ उसी स्टेशन का, अच्छा इंचार्ज में आ गया। इंचार्ज में आ गए। तो अभी नए हैं, आपको ज़्यादा नहीं मालूम। अच्छा सर। वो नक्सलेट पीरियड वो मेरे लिए बहुत खड़तर ड्यूटी था। मेरे लिए नहीं, मतलब जो भी वहाँ काम जो भी वहाँ काम किया है ना उनके लिए एक नया अनुभव था एक, क्योंकि हर यानी कि फाइट करते ड्यूटी करना पड़ता था, अच्छा यानी कि, लेकिन एडजस्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। वहाँ हमारे एक टीआई साहब थे, चौधरी साहब, आरडी चौधरी हाँ साहब। जी हाँ जी सर। बहुत यानी कि नॉलेज भी उनका परफेक्ट था। वो मुझे बोलते थे, यार राहुल तू एमपीसी छोड़ के थोड़ा रेलवे का देख, तू उधर हो जाए। नहीं रियली फर्स्ट पर्सन वो मुझे बोला था। कुर्रवाड़ी का टीम बहुत बढ़िया था उस टाइम, आरडी चौधरी साहब और बंसोड़ी साहब होने के। वहाँ एक डिस्कशन चलता था हमेशा। हाँ, स्टेशन में ऐसा तो होना ही चाहिए। हाँ हाँ हाँ, हमेशा डिस्कशन होता था, ये पॉइंट है वो पॉइंट है। तो टीआई फिर ढवलस से मेरा 46 प्रमोशन पे कुर्रवाड़ी हो गया। अच्छा सर। कुर्रवाड़ी में 1 साल किया, फिर रिक्वेस्ट लगाया, लातूर आया। मैं लातूर में डिप्टी में काम किया। अच्छा सर। और उस टाइम अपने सीनियर डीएम सर वंजारी साहब थे। वंजारी साहब ने एक मौका दिया एज ए टीआई मुझे उन्होंने बना दिया। तब मुझे बहुत खुशी हो गई कि एक प्रयास जो हम कर रहे हैं कि ऑफिसर बनने का, तो मैं बोला कि समथिंग इट्स गोइंग टू द राइट डायरेक्शन, तो थोड़ा अच्छा लगा। फिर टीआई में काम करते टाइम एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, जो हमें जो बदल हुआ कि टीआई में आपका जो प्रैक्टिकली आप इंटरेक्ट हो गए डायरेक्ट ऑफिसर से। और ऑफिसर जैसे मतलब हमारे जैसे ऑपरेटिंग में ऑफिसर लिया तो वंजारी साहब,
बहुत बढ़िया डायरेक्शन, बहुत बढ़िया मार्गदर्शन देते थे, और उनको डीपली वो देखते थे भी कि ये बंदा कैसा है, उनको मालूम था। उसके बाद राणे वाले साहब आ गए एज अ सीनियर डीएम, उन्होंने ही हम सपोर्ट किया कि वो भी माइन्यूटली देखते थे एज अ टीआई। हाँ, टीआई वर्किंग का माइन्यूटली देखते थे, कुछ 19-19 भी रहा तो थोड़ा बहुत डांट भी पड़ती थी। उसके बाद आज के जो सीनियर डीएम साहब है हिराडे सर, वो तो वन ऑफ द बेस्ट पर्सन है, क्योंकि उनका वर्किंग तो बहुत अलग है, लेकिन क्या है कि बहुत ब्रिलियंट है वो। यानी कि ज़्यादा बात नहीं करना, लेकिन सब कुछ यानी वो तो कि वही। ईच एंड एवरी थिंग वो जानते हैं, तो उनका जो इंटरेक्शन होता था तो बहुत कुछ सीखने को मिलता था। जैसा अभी आज के डीआरएम सर, दोहरे सर है, उनका भी जब पर्सनैलिटी हम देखते हैं या बात करने का तरीका देखते हैं तो लगता है कि हमको भी उनके जैसा बनना वही है। प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करना है, कैसे यस यस, प्रॉब्लम को यानी कैसे कि अप्रोच करना है, उनका वो- जो अप्रोच इतना, जैसा परियार सर भी मैं बोला भी हूँ, वैसे जैसे जॉलीनेस या काम, यानी कि बिना स्ट्रेस का जो हाउ टू टेक द डिसीजन, ये जो मौका मिला टीआई में मुझे, उनको रीड करने का मौका मिला। नहीं सही बात। यानी मैं उनको देख के है ना वो अपने आप मोल्डिंग करने लगा। और टीआई में क्या था कि जब हम गए, जहाँ भी गए तो 3-4 घंटा इंटरेक्शन इंस्पेक्शन करते थे, बहुत सारी चीज़ें मालूम रहती थी, और उनके भी प्रॉब्लम हम सुनते थे। यानी कि उस टाइम का एक जो हमारा जो टीम था, वो टीम मैनेजमेंट है, आई थिंक टीआई जो सिखाता है। यस यस, तो वो मैनेजमेंट तो मैं किया ही, और वो जो मैनेजमेंट था भाग, वो मुझ में ऑटोमेटिकली एक डेवलप हो गया। और एज ए एसएम और एज एन ऑफिसर, मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट Important चीज़ चीज़ है। है। और टीआई में होने के बाद जैसे ऑफिशियल इंटरेक्शन, उसके बाद जो मैनेजमेंट, स्टाफ मैनेजमेंट, फिर नॉलेज, जहाँ भी गए जॉइंट नोट बनाना, कुछ एबनॉर्मलिटी हुआ वहाँ जाके उसका करना। स्टडी करना, डील करना। जो भी सेफ्टी सर्कुलर्स आते यस हैं, सेफ्टी सर्कुलर डेली हम स्टाफ को बोल रहे कि वो सेफ्टी सर्कुलर आया है इस स्टेशन में, तो तो पढ़ो समझो। तो वो हमको ही पढ़ना पढ़ना पड़ा, हाँ। पड़ता था। और सभी पढ़ते हैं, हम एज ए स्टेशन मास्टर में भी थे तो पढ़ते थे, लेकिन क्या है 10 बार उनको बोलना पड़ता है ये हाई क्या सेफ्टी, ऑटोमेटिकली वो आ गया। अंदर आ गया। और रूल्स में थोड़ा जो क्या बोलते हैं उसको, एक रिफ्रेशनेस जो चाहिए, वो भी। रिफ्रेश हमेशा होना चाहिए। तो सर एज ए एसएम अगर मैं नया हूँ, मुझे अगर तैयारी स्टार्ट करनी है एवं के लिए, तो मुझे यानी कैसे स्टार्ट करना चाहिए बिल्कुल जीरो से? जीरो से स्टार्ट करना है तो आपको है, आपकी जो ड्यूटी है वो प्रॉम्प्ट करना है, क्योंकि आपका बेस क्या है एज अ स्टेशन मास्टर। यानी कि आज आप एक ध्येय रख रहे हैं कि एज अ स्टेशन मास्टर मुझे एलडीसी पास होना है, एवं बनना है, तो आपका जो जिस चेयर पे आज बैठे हो उस चेयर को पूरा पहले पढ़ाई करो उस चेयर का। शुरू में आप जब एसएम बनते हैं, स्टेशन मास्टर बनते हैं, तो आपका वर्किंग और वो थियोरेटिकल नॉलेज में क्लैशेस होते रहता है। सही है। जो भी आप जो सोचते हैं कि यही सही है ऐसा लगता है, लेकिन जेएनएसआर के लैंग्वेज से और प्रैक्टिकल लैंग्वेज से वो अलग रूप से अलग रहता है। सही है, सही है। इसलिए शुरू का जो पीरियड है वो एक कंफ्यूजिंग पीरियड रहता है। आपका जो वर्किंग और आपका जो थियोरेटिकल नॉलेज, उसमें आप खुद ही क्लैशेस में पड़ जाते हैं। सही है, सही है। तो उसको ओवरकम बाईपास करने के लिए आपको थरोली वो रूल्स को पढ़ना ही है, पढ़ना है। तभी आपको वो करेक्ट क्या है समझ में आ जाएगा। सही नहीं है। तो मैं बोलूंगा कि ऐसा है, गौरव बोलेगा यार सर वो वैसा नहीं, गलत है। फिर वो निशांत के पास गए, निशांत बोलेगा ये नहीं ऐसा है। मैं तो तो- ज्यादा डे में और कुछ पढ़ गया है। हाँ, ये गलत डिस्कशन होता है, और वही एक जो सोच है ना, फिर एगो टाइप बनता है। गौरव का सही बोल रहा है, नहीं मेरा सही है, निशांत का सही नहीं मेरा सही है। उसके लिए मतलब आपको जेएनएसआर को एकदम जेएनएसआर और thoroughly जो पढ़ना भी ही अपना रूल बुक्स है, जेएनएसआर है, एक्सीडेंट मैनुअल है, ब्लॉक वर्किंग मैनुअल है, इसको आपको थरोली जाना ही है, जाना ही पड़ेगा। उसको समझना है, थरोली जाना है, हाउ टू ब्रिंग इट इन प्रैक्टिकल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है वर्किंग करते टाइम। और जो ये करता है, तो जब आपका बेसिक नॉलेज परफेक्ट होता है, और जेएनएसआर, एक्सीडेंट मैनुअल, ब्लॉक वर्किंग मैनुअल की तो लैंग्वेज बहुत ईजी है, लेकिन जेएनएसआर और एक्सीडेंट मैनुअल एक ऐसा किताब है
आप जितनी बार पढ़ेंगे तो आपको नया लगेगा, नया मिलेगा। नया अनुभव होता है। ये इसलिए वो जो भी नए स्टेशन मास्टर है, जो सबसे इम्पोर्टेंट जो भी ये जो मोटो है इंटरव्यू का, सबसे स्टेशन मास्टर कैडर के लिए है, उनको एक ही बताना है कि आपको थरोली जाना है। हर GNSR, ऑपरेटिंग मैनुअल, एक्सीडेंट मैनुअल, ये और ब्लॉक वर्किंग मैनुअल आपको अप टू थरोली जाना है। वो समझ में नहीं आया तो किसी को तो पूछना है, उसके भी समझ में नहीं आया, आप गो हायर अथॉरिटी, सही सही अपने मोमेंट में है जो सीनियर मास्टर है, सीनियर सब बैठे हैं, क्या है, और आपका अप्रोच भी बदलना चाहिए। सही है सही। क्योंकि मैं बोल रहा हूँ वो सही है, मतलब मैं ही करेक्ट हूँ ऐसा नहीं होना नहीं चाहिए। होना चाहिए। सामने वाले का पर्सपेक्टिव भी आपको एक बार सामने वाला का पर्सपेक्टिव ठीक है, उसी ढंग से सपोज गौरव जो बोल रहा है उसी हिसाब से आप ले लीजिए, लेकिन क्या है गौरव भी बोल रहा है क्या वो सही है क्या, उसको वो भी काम मिलेगा आपको, हाँ सही है सही। और आपके पास अवेलेबल सोर्स है। बस क्या है लैंग्वेज थोड़ा टिपिकल है, वो हमको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। इमिडिएटली पढ़ने के बाद, जैसा अभी एक किताब पढ़ लिया, रामायण पढ़ लिया, समझ में आता है पूरा, लेकिन GNSR रूल है वो, और रूल पढ़ने में और समझने में डिफिकल्टी रहता है, तो थोड़ा बहुत थरोली पढ़ना पड़ता है उसको। एक फाइनेंशियल सर इसके अंदर फाइनेंशियल रूल एस्टेब्लिशमेंट ये भी एक पार्ट है इसके अंदर, जैसे उनके अंदर वो बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, फाइनेंशियल रूल बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं बहुत पढ़ा हूँ उसको, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया फाइनेंशियल रूल है ना, थोड़ा टफ चैप्टर है। इस्टेब्लिशमेंट तो थोड़ा है अपना अटैचमेंट, जहाँ भी रिप्रेशर जाते हैं वहाँ मोस्ट ऑफ द आपका इस्टेब्लिशमेंट तो मेरे ख्याल से ZRTI का जो आपको जो पढ़ाते हैं, मेरे लिए मुझे तो लगता है वो सफिशिएंट है, सफिशिएंट है। क्योंकि बढ़िया से ZRTI में है ना बहुत बढ़िया से पढ़ाया जाता है। बस थोड़ा हमको है ना वहाँ थोड़ा ध्यान देना है, वहाँ थोड़ा अरे क्या पढ़ रहा है, वो थोड़ा अपना लेजीनेस छोड़ दो। और जब मैं पढ़ाई करने लगा ना, एक बात रिफ्रेशर का भी मैं बता देता हूँ, ZRTI क्यों इम्पोर्टेंट है। जब हम रिफ्रेशर जाते हैं ना, बहुत कुछ रिफ्रेश होता है, अगर आप चाहे तो बहुत रिफ्रेश होता है। आपका रूल है ना जो समझता था कि ऐसा है वैसा है, तो वो आपकी क्लियर होते जाती है फंडा। और इस्टेब्लिशमेंट तो रिफ्रेशर में तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स क्लियरली पढ़ाया जाता है। कमर्शियल का भी पढ़ाया जाता है, लेकिन कमर्शियल के लिए आपके लिए वो ZRTI का कोचिंग और गुड्स का जो है वो सफिशिएंट है मेरे ख्याल से। तो सर अभी आप AM की पद में जैसे आपका सिलेक्शन हुआ, तो उस पद को लेके आपका क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या टारगेट है सर आपका? टारगेट तो अभी एक तो हो गया, लेकिन जो भी अभी पोस्टिंग तो नहीं हुआ है, अभी हो जाएगा। उस पोस्टिंग के हिसाब से 23 साल का अनुभव तो साथ में है ही, एज पर द गाइडलाइंस गिवन बाय द हायर ऑफिसर्स एंड फ्रॉम द रेलवे बोर्ड, उसी के आधार पे तो काम करेंगे। और ऐसा 23 साल का अनुभव है फील्ड लेवल में, यानी कि स्टेशन मास्टर, TI और SS के पद में, यानी कि जहाँ भी काम ऑपरेटिंग का सभी हर तरह का मतलब काम कर चुका हूँ, तो वही एक अनुभव के हिसाब से उधर भी अच्छा ही काम करूँगा एज पर द गाइडलाइंस ऑफ द ऑफिसर्स, उनके अंडर में अच्छा काम करूँगा। और जो अटैचमेंट स्टाफ से है वो अटैचमेंट ऑफिसर के साथ करके एक स्टाफ के लिए और रेलवे के लिए भी बेनिफिट हो जाए, ऐसा मैं काम करूँगा। वी हैव टू गो अकॉर्डिंग टू इट। सर जो नए मास्टर्स आ रहे हैं उनके अंदर यानी कौन सी ऐसी क्वालिटीज होनी चाहिए कि वे स्टेशन और अपनी पर्सनल लाइफ के बीच में वो एक बैलेंस बना के रखें? नए नए जैसा हर कोई स्टेशन मास्टर एक नए दौर में तो बहुत यानी कि कंजेस्टेड माइंड से जाता है। कंजेस्टेड यानी कि उसके दिमाग में आइडिया ज़्यादा रहता है, लेकिन पाथ कम मिलता है। तो उसी चक्कर में, क्योंकि वो नया लगता है, शादी का चक्कर चलने लगता है, ड्यूटी का रहता है, छुट्टी नहीं मिलता, तो छुट्टी का मैं थोड़ा एडजस्ट किया था मैं सेक्शन में थोड़ा बहुत, तो छुट्टी का भी प्रॉब्लम रहता है। क्योंकि जिस दिन उनको जाना है तो उस टाइम एक्यूट पोजीशन रहता है, जैसा फेस्टिवल है, ये है,
तो उनके दिमाग में है ना थोड़ा रेलवे के प्रति निगेटिविटी तैयार होता है। बस वो निगेटिविटी तैयार मत हो, से आप खुश रहिए पहले। वो 24/7 वाली जॉब है, तो आप सोचो कि सारे फेस्टिवल आप बना सको, तो ये तो नहीं होता, लेकिन किसको हाँ। स्किप करना है क्या है इसको आपको, हाँ, ये मैनेज करना ही पड़ेगा। आपको रेलवे के तरफ आप देखेंगे ना, रेलवे के प्रति आपके मन में अगर प्यार अगर होता रहेगा तो आप है ना बहुत सारे तुम्हारे पर्सनल इश्यूज है वो भूल जाएंगे। कम हो जाएगा, हाँ, सही अभी मैं एक बताता हूँ, मेरे पिताजी एक्सपायर हुए थे। अब हमारे इधर क्या है, रिचुअल्स बहुत यानी कि जो भी होता है एक्सपायरी के बाद 5-6 दिन में ख़त्म होता है। तो मैं पूरा 5-6 दिन के अंदर मैं ड्यूटी ज्वाइन किया था एक्चुअली। तो वहाँ का पोजीशन, वो पहले छुट्टी नहीं मिलता था मेन लाइन में वगैरह, हो गया तो मैं निकल गया था। सही है। तो ये अप्रोच, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसे स्थिति में तुम जाओ जहाँ तुम ड्यूटी ना कर पाए, ऐसे स्थिति में मत जाओ, क्योंकि अपना जो वर्किंग है सेफ्टी से रिलेटेड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप तैयार रहो किसी भी चीज़ के लिए। और क्या है कि नए नए हैं तो दिमाग घर में, ये मेरे घर में ऐसा चल रहा है वैसा चल रहा है, ये जो दिमाग है ना वो घर में ही रख के आइए। क्योंकि बहुत सारे इश्यूज है ना वो एब्सेंट माइंडेड के कारण है ना, कुछ तो गलती होता है, छोटा छोटा माइन्यूट गलती होता है। और देखो, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट एक ऐसा फील्ड है कि अपना कुछ भी नहीं है इधर। अपना कुछ है क्या, एसेट कुछ भी नहीं रेलवे का। वी हैव टू मैनेज द एसेट, प्रॉपरली मैनेज द एसेट, ऐसा अपना है ऑपरेटिंग का। तो वो मैनेजमेंट अगर फेल गया तो वो एसेट काम नहीं करेगा। तो पूरा एसेट संभालने की जिम्मेदारी हमारे पास है। तो हम अगर लीकेज हो गए, हम अगर डाउनग्रेड हो गए तो सिस्टम नहीं चल पाएगा। अभी नए स्टेशन मास्टर आए हैं, अभी न्यूली रिक्रूटेड हुए हैं जो, उनको या जो ऑलरेडी अभी काम कर रहे हैं, उनको सेफ्टी से रिलेटेड आप क्या एडवाइस करोगे? बिकॉज आपने एज ए TI, एज ए SM, अभी आप तो AOM में चले गए हो सर, और उसमें भी आपको अभी पूरे आई थिंक 12 to 13 ईयर आपको एज एन ऑफिसर आपको काम करना है। तो उसमें आप बाकी लोगों को क्या सजेशन दोगे कि जो उनको फॉलो करना चाहिए ड्यूरिंग द ड्यूटी? देखो निशान, सेफ्टी तो रेलवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर रहने के फ्रॉम ऊपर से। इसीलिए तो क्या है कि सेफ्टी जब आता है तो आपको है ना टू द पॉइंट, शार्पनेस की तरफ जाना है। और एज अ स्टेशन मैनेजर जो भी इंसिडेंट हुए हैं तो मोस्ट ऑफ द जो है मास्टर नेग्लिजेंसी की वजह से हुए हैं और लैक ऑफ रूल्स। जैसा अभी कहीं कहीं क्या हुआ है कि जैसे अभी आप वुडन वेजेस रख रहे हो, तो उधर है ये वुडन वेजेस, कहीं तो रख दिया पॉइंट्स वन ने, उसने उठा के रख दिया पटरी पे और गाड़ी वहाँ से डिरेल हो गई। अच्छा, हाँ। तो ये छोटा, मैं एक उदाहरण हाँ, बता रहा हूँ कि ये हुआ भी है केस एक्चुअली। जैसे अभी इंटरलॉकिंग है, इंटरलॉकिंग में तो आप सेफ है। सबसे इम्पोर्टेंट है जब आप नॉन इंटरलॉकिंग कर रहे हो, नॉन इंटरलॉकिंग में काम कर रहे हो तो बहुत आपको सतर्क रहना पड़ता है। हैंड पॉइंट है, उस पर काम कर रहे हो? हाँ, हैंड पॉइंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे भी हम NI वर्किंग में जाते हैं तो कभी कभी क्या है, तो ऑफिसर्स साहब भी उधर खड़े रहते हैं, तो उसका इम्पोर्टेंट ये है कि गाड़ी ना लुढ़के, क्योंकि वहाँ पॉइंट पे देखो मास्टर रहता है, 2 पॉइंट्समैन रहता है, फिर TI रहता है, उसके ऊपर एवं साहब रहते हैं। यानी कि इतना, यानी कि नॉन इंटरलॉकिंग में महत्व दिया जाता है, फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सुनने को मिलता है चांस। तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ बहुत इम्पोर्टेंट है। और ज़्यादा छोटा छोटा जो है, जैसा अभी क्रैंक हैंडल, मास्टर पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, क्रैंक हैंडल है तुम रेगुलर करो, जो जहाँ क्लैंप लगाना है, जहाँ मैं जाता था बोलता था भी, क्योंकि और मैं भी SM था तो रेगुलर में क्रैंक करता था और मैं खुद जाता था पॉइंट्समैन को लेके, ताकि क्या है कहीं कहीं तुम क्रैंक हैंडल कर रहे हो, कभी कभी फ्लैप नहीं निकल रहा, ये भी चीज़ होता है। ये प्रैक्टिस में क्या प्रैक्टिस या खुद भी करके देखो, क्योंकि क्या है कि जो सिचुएशन में हड़बड़ा वो उस टाइम अगर फ्लैप नहीं निकल रहा है तो क्या करेंगे। तो अभी हुआ है, कभी कभी होता है फ्लैप नहीं निकलता, यानी कि फिर आपको अभी टेस्टिंग में मिला है फ्लैप निकलना, आप SNT को बोल के वो रेक्टिफाई कर सकते हैं। यानी कि जो भी यानी स्टेबल अगर लोड है उसको अच्छे से देखना, बटन क्या ये सब बटन वेजेस अच्छे से यानी कि देखना। हाँ, और ये ऑब्जर्वेशन ऑफ द ट्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है, मास्टर पॉइंट्समैन के हिसाब से हैंगिंग पार्ट बस सब आता है, इस चक्कर में है ना उसको
भूल जाते हैं क्या Neglect करना कर है, देते हैं। पॉइंट टू पॉइंट क्या करना है ये भूल जाते हैं। छोटा छोटा इम्पोर्टेंट चीज़ रहता है वो थोड़ा निग्लिजेंसी के कारण वो बड़ा बन जाता है बाद में। जैसे फ्लैट टायर है, हैंगिंग पार्ट है, ये एंड फायर स्मोक है, ब्रेक ब्लॉक जाम है, ये जो हॉट एक्सल है, ये आपको माइन्यूटली ऑब्जर्व करना ही पड़ता है। और जैसे नॉन इंटरलॉकिंग में जैसे फेल्यूर है, पॉइंट फेल्यूर है, सिग्नल फेल्यूर है, जब आपको क्रैंक करने की ये आने के बाद आपको इमीडिएटली क्या करना है ये भी मालूम होना चाहिए। जब जैसे पॉइंट बैठ रहा है, लॉक की इंडिकेशन आ रहा है, तो आप अननेसेसरली अथॉरिटी मत देना। ये भी इशू होता है कि आप अननेसेसरली क्रैंकिंग में वो टाइम वेस्ट क्यों कर रहे वेस्ट हो। कर रहे हो? सही। ये छोटे छोटे इशू, डिस्कनेक्शन में जो नया अभी आया है क्या करना है, वो नया वो रूल गेट नया जो रूल्स है वो फॉलो करना है। रिले रूम का भी आया है, जॉइंट प्रोसीजर फॉलो करना है। तो सर नए जो स्टेशन मास्टर्स जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है तो उनके लिए आपको क्या एक एडवाइस है? एडवाइस तो है, देखो मैं एज अ फील्ड लेवल सोलापुर डिवीजन का रिजल्ट तो बहुत अच्छा है दिस टाइम एलडीसी का। अपना शंभू शरण एंड माई सेल्फ 2 आदमी आउट ऑफ 5, 2 आदमी क्लियर किए हैं, तो अपना रिजल्ट टॉप ऑफ द जोन में अच्छा है। एज अपना डिवीजन अच्छा किया है। तो नए जो स्टेशन मास्टर आए हैं कि अपना ड्यूटी के प्रति प्रामाणिक रही है, और घर से निकलते टाइम ही अपना ड्यूटी चालू होता है ऐसा समझ लीजिए। और यहाँ आने के बाद रूल वर्क विद द रूल के हिसाब से काम करिए, रेस्पेक्ट दे दीजिए। ऑफिसर भी जो आता है उनसे उनका इंटरेक्शन देख लीजिए, क्या एक्सपेक्टेशन चाहिए है उनका। और दूसरी चीज़ जो है ना, अपना नए नए मास्टर में आने के बाद देखो आपका जो सीनियर एसएम जो है जैसा भी है वो सीनियर है, उसको भी थोड़ा नॉलेज रहता है अपने से ज़्यादा। तो एक्सपीरियंस तो एटलीस्ट है ही। देखो जब आप है ना एसएम बने हैं, एसएम का मीनिंग है शुरू का जो पोस्टिंग था अपना असिस्टेंट स्टेशन मैनेजर, तो आपको एसएम को असिस्ट करना है, सही है, ना कि रेजिस्ट। नहीं सही नहीं, है। बहुत लोगों को मैं देखा कि हाँ। नहीं यार वो एसएम को नहीं जमता, ऐसा करता। अरे नहीं जमता है तो तुम असिस्ट करो, तुम सही भी है। बनेंगे उस, यानी कि आपका भी मुकाम आने वाला है वहाँ, आप भी जाने वाले हैं। नई रिक्रूटमेंट आने वाली है बस। हाँ, हर चीज तो मिल रहा है आपको, मिलने ही वाला है। टाइम जब आपका टाइम आएगा तो आप वहाँ बैठने वाले हैं, तो आप भी अपने एसएम से दूसरे स्टाफ से कोऑपरेटिव रहिए, टीम के साथ चलिए। और दूसरा जो है मैं बोला कि फील्ड लेवल से हम गए हैं, आपका इंतुजियाज्म भी बहुत बढ़ गया होगा। और देखो तुम पढ़ाई ऐसा करो कि जैसा आप यूपीएससी का वगैरह पढ़ाई किए थे ना, मैं तो बोलता हूँ उससे कम भी नहीं है। एक्चुअली बहुत वास्ट है। अदर डिपार्टमेंट्स का थोड़ा 19-20 रहेगा, लेकिन अपना ऑपरेटिंग का है ना सिलेबस इतना वास्ट है। आई थिंक आप वो पढ़ाई करेंगे ना तो क्वेश्चन आप देख लिया जाएगा, ऐसा आप स्किप नहीं कर सकते। जो भी टॉपिक है वो स्किप नहीं कर सकते। जैसा अपना ट्रांसपोर्टेशन का है उसमें स्किप नहीं कर सकते। एडवांस ट्रांसपोर्टेशन वो तो पूछने ही वाला है। उसके बाद ये फाइनेंस का है वो आने वाला 100%। फाइनेंस में क्या है कि वो डीपली जाना पड़ेगा तुमको, और पहले जैसा जैसा धीरे धीरे पढ़ो, क्योंकि डीपली जाना एट अ टाइम नहीं जा पाएंगे। वही छोड़ देंगे फिर तैयारी बस। फाइनेंस से स्टार्ट करेंगे तो वही छोड़ देंगे। नहीं है तो अपना फाइनेंशियल रूल का किताब भी है, शर्मा साहब का है। फिर ये जो अपना रूल बुक तो है ही, उसके बाद बिहारी पब्लिकेशन का एक ट्रांसपोर्ट कमर्शियल एंड एडवांस ट्रांसपोर्टेशन का भी है। अच्छा। तो वो किताब भी अच्छा है। और मोस्ट ऑफ द ZRTI का जो नोट्स है आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट है, क्योंकि आज ऑनलाइन में इतना मटेरियल अवेलेबल है आपको। और दूसरा एक मैं पॉइंट बताना चाहता हूँ, जो भी ZRTI का मटेरियल है ठीक है, लेकिन जो भी अदर मटेरियल आप यूज कर रहे हो ऑब्जेक्टिव के लिए वो कितना सही है वो देख लीजिए। ओनली डोंट डिपेंड अपॉन ऑब्जेक्टिव, गो थरोली टू द सब्जेक्ट। कॉन्सेप्चुअल आप पढ़ो। यस और आपके पास है ही ना सब। जब 80 मार्क्स का जो है पहला जो अपना ट्रैफिक का, वो तो JNSR और उसी के हिसाब से इर्द गिर्द फिरता रहता है। लड़ाई रहेगी तुम्हारी
किसमें फाइनेंस में रहेगी, इस्टेब्लिशमेंट में। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट का भी जो इजी है आपको आना ही है, हाँ नहीं उनमें तो हम गलती नहीं कर सकते। उसमें गलती किया तो आप पीछे पड़ गए। सही बात। सही बात बाकी तो क्या है, सब इजी है। ऑल द बेस्ट मेरे सभी स्टेशन मास्टर भाई, सभी स्टाफ थैंक को यू फॉर योर फ्यूचर लाइफ और फ्यूचर एग्जाम, बेस्ट ऑफ लक। और पढ़ाई करो, फील्ड वर्कर भी हो रहे हैं। और स्टडी गिरा वो सब्सक्राइब भी सही करो। हाँ। तो इसी के साथ हम इंटरव्यू समाप्त करेंगे सर। बहुत बहुत Thank you, धन्यवाद thank सर you. को हम बेस्ट विशेस बोलेंगे। सर के अभी 13 इयर्स जैसे रेलवे में सर्विस बाकी है, तो होपफुली सर सीनियर डीएम से आगे जाने के चांस है सर के। तो फॉर द फ्यूचर बेस्ट ऑफ लक सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। दोस्तों तो इसी के साथ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब स्टडी गिरा। Thank you. थैंक यू। थैंक यू।